भारतीय नौसेना का इतिहास स्वर्णिम रहा है। लहरों पर नेवी ने कई कीर्तिमान रचे हैं। आज भारतीय नौसेना की ताकत का ही कमाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने के बावजूद चीन भारत की समुद्री सरहद के आसपास भी नहीं भटकता। आज भारतीय नौसेना की वीर गाथा को याद किया जा रहा है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान नौसेना के जवान बैंड की धुन पर परेड करते नजर आए। परेड के साथ साथ इंडियन नेवी ने अपनी आसमानी ताकत का भी प्रदर्शन किया। जो लहरों पर पराक्रम का इतिहास लिख दे वो है भारतीय नौसेना। जो समंदर का सीना चीरकर तिरंगे का परचम लहरा दे वो है भारतीय नौसेना। जो अथाह समंदर में हौसले की मिसाल बनकर तूफान को रौंद दे वो है भारतीय नौसेना। जो मुश्किल हालात में भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर दे वो है भारतीय नौसेना। इंडियन नेवी की इसी वीर गाथा का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की हैं। हर साल की तरह इस साल भी गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी वीक मनाया जा रहा है। सबसे पहले पारंपरिक परेड की गई। नौसेना की धुन पर सिर्फ सफेद वर्दी में जब ये जवान कदम ताल करते हुए आगे निकले तो जिसने भी इस धुन को सुना देशभक्ति की लहर नसों में दौड़ पड़ी। गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी वीक के जश्न में शरीक होने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। पारंपरिक परेड के बाद भारतीय नौसेना के ताकतवर हेलीकॉप्टर सीकिंग ने आसमान में परवाज भरा, जिसकी गड़गड़ाहट लोगों में रोमांच पैदा कर गई। सीकिंग हेलीकॉप्टर ने समंदर में रेस्क्यू करने का डेमो भी दिया। पारंपरिक तौर पर हर साल मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे भी नेवी डे वीक बनाया जाता है और नेवी डे का सेलिब्रेशन भी होता है। इस साल भी उसी परंपरा को फॉलो करते हुए नौसेना दिवस और नौसेना वीक मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हर साल की तरह पारंपरिक परेड के साथ की जाती है और उसके बाद नेवी के कमांडर, नेवी के हेलीकॉप्टर उनकी ताकत का मुजाहरा करते हैं। ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसमें मरीन कमांडो है नेवी का और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है। इस रोप के द्वारा जितने भी मार्कोस कमांडो हैं वो नीचे उतरते हैं। अगर कोई पानी में फंसा हुआ है तो उनकी मदद की जाती है। भारतीय नौसेना दिवस नौसेना के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर देश की सेवा की है। माना जाता है कि देश की पहली नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा ही 18वीं सदी में बनाई गई थी, जिसे मराठा नौसेना नाम दिया गया था। तथ्यों के अनुसार उस नौसेना का संचालन महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में राजकोट किले से ही किया जाता था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है। उनका उद्घोष था जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है और फिर पूरे हफ्ते नेवी वीक। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर 1971 को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती इलाके में हमला बोल दिया था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। उसको सफल बनाने में भारतीय नौसेना की अहम भूमिका रही थी। आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारतीय सेना का नाम लिया जाता है। इसके पीछे की वजह है भारतीय सेना की साल दर साल बढ़ती ताकत और इसका गौरवशाली इतिहास।
ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना दुनिया की 8वीं बड़ी नौसेना है, जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 11 डिस्ट्रॉयर, 12 फ्रिगेट्स, 138 गश्ती जहाज और साथ ही 18 सबमरीन भी हैं। इनके रहते चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत की समुद्री सीमा में कदम रखने से पहले 100 दफा सोचते हैं। भारतीय नौसेना का असल मकसद 2035 तक अपने बेड़े में कम से कम 175 युद्धपोत को शामिल करना है। इसके जरिए न सिर्फ रणनीतिक बढ़त हासिल की जा सकेगी, बल्कि हिंद महासागर इलाके में पकड़ भी बढ़ेगी। लिहाजा मेक इन इंडिया मिशन पर पूरा फोकस किया जा रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। आज हमारी सेनाओं की अधिकतर जरूरतें मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र से ही पूरी की जा रही है। देश में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो रहा है। पिछले साल ही मैंने कोची में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था। आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। चीन की मंशा है कि वो समंदर पर राज करे और समंदर का बेताज बादशाह बने। यही वजह है कि चीन की निगाहें हर वक्त पड़ोसियों की जमीन और उसके समुद्री सीमा पर गड़ी रहती हैं। एलएसी के साथ साथ भारत और चीन के बीच समंदर में भी टकराव की स्थिति है। मुकाबला हिंद महासागर क्षेत्र में है, लिहाजा भारत अपनी नौसेना को मजबूत करने में जुटा है। मुंबई से पारस जामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आगाज हो जाएगा। राम भक्तों में ये जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि रामलला के विराजने के अलावा और क्या कुछ आयोजन वहां पर होने जा रहे हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जटायु की पूजा करेंगे। मंदिर परिसर में गिरिराज जटायु की भव्य प्रतिमा लगाई गई है, जिसे देखकर भगवान श्री राम के लिए दिए गए उनके बलिदान की याद भी आती है और उनकी पूजा को राम मंदिर आंदोलन के दौरान राम भक्तों के बलिदान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह लगभग तैयार हो चुका है, जहां अगले महीने प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम के बाल स्वरूप विराजेंगे। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय की तरफ से आई कुछ तस्वीरों में गर्भगृह की फिनिशिंग और लाइट फिटिंग की भी पुष्टि हो चुकी है। राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण चल रहा है, बहुत ही जल्द वो भी आकार ले लेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में रामलला के विराजने की राह बनने में कार सेवकों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिनके संघर्ष और बलिदान की वजह से ही राम मंदिर के अस्तित्व में आने का आगाज हो सका। और यही वजह है कि 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले गरुड़ जटायु की पूजा करेंगे। इस पूजा का मकसद उन राम भक्तों को श्रद्धांजलि देना होगा जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। प्रधानमंत्री जी की बात केवल आपको बतलाता हूं। प्रधानमंत्री जी जब पधारेंगे तब जाकर के पहले जटायु के सामने पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि ये जटायु महाराज उन सभी बलिदानी महान वीरों के प्रतीक है, प्रतिनिधि है, जिन्होंने भगवान श्री राम जी की सेवा में अपने प्राणों को अर्पण किया है। तो जटायु से लेकर के कार सेवकों पर्यंत जो बलिदानी महात्मा है, उन सबके प्रतीक के रूप में जटायु का पूजन होगा और तत्पश्चात भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री महोदय पधारेंगे। आज से ठीक 32 साल पहले जिन राम भक्तों ने सर्वस्व बलिदान दिया, उनमें कोलकाता के शरद और राम कुमार कोठारी बंधुओं के अलावा अयोध्या के रमेश पांडे भी शामिल थे, जिनकी मौत पुलिस की गोली लगने की वजह से हुई थी। तब उनके बेटे सुभाष की उम्र महज 10 साल थी।
अब लग रहा है कि हमारे पिताजी का बलिदान सफल हो गया। राम मंदिर बन रहा है, हम पूरे परिवार से बहुत खुश हैं और बहुत अपेक्षाएं करते हैं कि राम मंदिर। शहीद कार सेवक रमेश पांडे की पत्नी गायत्री पांडे को भी संतोष है कि उनके पति का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अगले महीने से श्री राम जन्मभूमि पर करोड़ों राम भक्त अपने आराध्य का दर्शन करने लगेंगे। वहाँ गए थे, तब जब पूजा हो लागे तब फिर बाद में हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन जब पूरा हमने वहाँ देखा तो मेरी आंखों में आंसू भर गए। हम कह देखो हमारे लिए इतना आदमी मेरे बलिदान दिया है और हमें बहुत खुशी है। फिर जाएंगे और वहाँ उन्हीं सबके साथ में बैठे के पूजा हमें करे थे, हमको मिलेगा कार्ड। खास बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जिन 3000 वीवीआईपीज को निमंत्रण भेजा गया है, उनमें अयोध्या के ही रहने वाले शहीद कार सेवक वासुदेव गुप्ता का परिवार भी शामिल है। वासुदेव गुप्ता रामनगरी के नया घाट क्षेत्र में मिठाई की दुकान चलाते थे। 30 अक्टूबर 1990 को राम जन्मभूमि पर कार सेवा के दौरान पुलिस की गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। लगता है कि हाँ, उनका बलिदान सफल गया है। जिस चीज के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जिस चीज के लिए उनका बलिदान गया, जिस चीज के लिए इतने कारसेवकों का बलिदान गया, वो चीज सफल गया है। चाहे वो कोर्ट के माध्यम से, चाहे वो सरकार के माध्यम से, जिस से मंदिर बन रहा है, हम लोगों को बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। शहीद कार सेवक वासुदेव गुप्ता की पत्नी शकुंतला देवी ने ही दोनों बच्चों, बेटी और एक बेटे को पाला, लेकिन साल 2014 में लंबी बीमारी के बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। ऐसे में शहीद कार सेवकों के परिवारों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मिला न्योता। पत्रकार के तौर पर राम मंदिर आंदोलन को कवर करने वाले लोगों के लिए भी सुखद है। अब मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि चाहे 92 के आंदोलन में लोग शहीद हुए मंदिर के बाहर सड़कों पे, या मंदिर निर्माण के दौरान जिनको कुछ दिक्कतें हुई, चोटें आई, या उनके परिवार के लोग हुए, उनके आश्रितों को ये ट्रस्ट इस कार्यक्रम में, मंदिर के जो रामलला की स्थापना का जो मुख्य कार्यक्रम जनवरी में होने जा रहा है, उसमें बुला के उनके परिवारों को सम्मान दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हाल में हुए विधानसभा चुनावों में मोदी की गारंटी की गूंज की। चुनावी नतीजों के बाद इन राज्यों में सरकार बनाने की कवायद चल रही है। हिंदी भाषी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की कमान बीजेपी ने नए चेहरों के हाथों सौंप दी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा जताया है। और इसके साथ ही लोकसभा चुनावों की चर्चा तेज होने लगी है, जिससे पहले ही बीजेपी के चुनावी एजेंडे में मोदी की गारंटी वाली बात पहले पायदान पर जा चुकी है। और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गारंटी रथ निकल पड़े हैं। यूपी में ऐसे 500 गारंटी रथ घूम रहे हैं, जो मौके पर ही लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में बता रहे हैं, जिनमें पक्का मकान, नल जल कनेक्शन, शौचालय, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क राशन, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बैंक खाता खुलवाने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और मंत्रिमंडल स्वामित्व संपत्ति कार्ड के तहत मिलने वाले लाभ शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने वॉर रूम से इस पूरे अभियान पर नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा यहां बैठने वाले बीजेपी के पदाधिकारी नए जुड़ने वाले लाभार्थियों का ब्यौरा भी रख रहे हैं। अब पूरे देश भर में गारंटी रथ चल रहे हैं, जो मोदी सरकार की योजनाओं की गारंटी देते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में 500 गारंटी रथ पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं इस समय, जो लोगों को अपनी योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को दे रहे हैं। इस समय हम हैं यूपी बीजेपी के ऑफिस में और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पर काम चल रहा है, क्योंकि मॉनिटरिंग खासतौर पर किसी भी ऐसे अभियान की सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस योजना की अगर हम बात करें, यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा की, तो प्रदेश संयोजक सुभाष यदुवंश जी इस पूरी योजना की मॉनिटरिंग यहीं से कर रहे हैं। तो मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी ले रहे हैं आप? देखिए, क्या है कि भारत के लोकतंत्र में ही नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में ये एक अनुपम उदाहरण है कि जिस प्रकार ये यात्रा चल रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 500 रथ सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, जो
सारी ग्राम पंचायतों में, उत्तर प्रदेश की 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जाएंगे और वहां पर विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को वहीं जनता के द्वार पर लेकर के देने का काम करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने कहा था पहले, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जनता सरकार आपके द्वार, उसका ये अनुपम उदाहरण है कि जहां रथ जाता है वहां गांव के सारे लोग आते हैं और वहां पर जो पात्र होते हैं वहां स्टॉल लगी रहती है, जैसे कि जो है अपने सभी, जैसे कि उज्ज्वला योजना की स्टॉल लगी हुई है और उसके अलावा जो क्षय रोग से जो लोग पीड़ित हैं उनका परीक्षण किया जाता है, वहां स्वास्थ्य के कैंप लगाए जाते हैं, वहां पर जो नौजवानों को तमाम तरह के अवार्ड जो अपनी अलग अलग प्रतिभाएं हैं उनको दिया जाता है। तो 25 तरह की योजनाएं जो सरकार की हैं उनका लाभ वहीं पर जनता को गांव में ही दे दिया जा रहा है। संबंधित सारे अधिकारी जो है वहां पर उपस्थित रहते हैं। आयुष्मान कार्ड वहीं पर खड़े खड़े हाथ में बना करके दे दिया जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के शहर शहर और गांव-गांव घूम रहे गारंटी रथ का मकसद केंद्र सरकार की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना है जो अलग अलग योजनाओं के लिए सरकारी योग्यता रखते हैं, पर जानकारी के अभाव में अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे। और यही एक वजह है कि गारंटी रथ के जरिए मौके पर न सिर्फ 25 केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही बल्कि ऑन स्पॉट इन स्कीम से जोड़ा भी जा रहा है जिससे उनको लाभ मिल सके। इसके लिए इस अभियान के लिए बीजेपी की तरफ से आम कार्यकर्ताओं के अलावा विधायकों और सांसदों को भी लगाया गया है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। आबादी में जिनकी भागीदारी को देखते हुए ज्यादातर योजनाओं को बनाया गया। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।